हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन ब्लडी बेबी बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस क्रिस्टल के ऊपर अपना ब्लड डाल रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेंट हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है। जू फैन कहता है अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मैं कभी भी ब्लडी बेबी नहीं बना पाऊंगा। वो कहता है क्या मुझे यहीं पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी सोल यहाँ से गायब हो जाएगी, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं इस ब्लडी बेबी का क्या करूंगा। साथ ही वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पर 7 एम्परर्स उसे कह रही होती हैं मैजिक एम्परर जूजी फैन अपनी इस बात को छोड़ दो, वो बुक ऑफ एस्पर हमारे हवाले कर दो। और साथ ही जू चैन की भी उसे याद आती है जिसने उसे हंजर मारा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। जू फैन कहता है ये सारे लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ और मुझे मरना नहीं है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जू फैन अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि वो सारी बातें सोचकर गुस्सा हो जाता है और कहता है इन सबको मार डालूंगा। मैं मैजिक एम्परर हूँ, मैं डीमन एम्परर हूँ, उन सभी लोगों ने मुझसे जो कुछ भी छीना है मैं वो सब कुछ वापस लूंगा, मुझे अपनी सारी पावर्स को वापस हासिल करना है। तो गुस्से के साथ जब अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है तो उसका वो रेलिक स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। जू फैन उस पत्थर को अपने हाथ में उठाता है और कुछ मंत्र बोलता है, की वजह से उसमें से रोशनी निकलना शुरू होती है और वो क्रिस्टल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर उसके अंदर से जो लाइट निकलती है वो सारी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जब वो सारी की सारी लाइट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जू फैन कहता है मैंने कर दिया, मैंने अपने लिए एक ब्लडी बेबी बना लिया। और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लडी बेबी को दिखाते हैं। जू फैन कहता है अब जबकि मैंने एक ब्लडी बेबी को बना लिया है तो अब मुझे पता है कि मुझे कौन सी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है। वो अपने होटल का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जबकि टोंगलिंग अभी भी बाहर ही बैठा होता है। वो उसे कहता है तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। टोंगलिंग उसे कहता है काई फैमिली वाले यहाँ पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम लोग काई फैमिली आ सकते हैं, लेकिन तुम क्योंकि बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जू फैन उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम पिछले 10 दिन से यहीं पर गार्ड कर रहे हो। टोंगलिंग उसे कहता है हाँ तुम्ही ने तो कहा था कि दरवाजे के बाहर पहरा देना है, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं पिछले 10 दिन से यहीं पर खड़ा हूँ। जू फैन हंसते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही मेहनत की है। टोंगलिंग उसे कहता है अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो फिर यहाँ से जल्दी से चलते हैं और काई फैमिली के मेंशन जाकर अपनी यंग लेडी से मिलते हैं। मिस जिया और यंग मास्टर वहाँ पर काफी दिनों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। टोंगलिंग जैसे ही आगे आगे चलने लगता है, जू फैन उसे कहता है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि 10 दिन तक मैं कमरे के अंदर क्या करता रहा हूँ। टोंगलिंग उसे कहता है नहीं, ये तुम्हारा अपना काम था, मैं तुमसे इस बारे में क्यों पूछूंगा, मुझे पता है जब तुम बताना चाहोगे तुम खुद ही मुझे बता दोगे तुम अंदर क्या कर रहे थे। चलो अब जल्दी से काई फैमिली चलते हैं, यंग लेडी वहाँ पर इंतजार कर रही है। जू फैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा भरोसे के लायक है, इस तरह का बंदा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा जो मुझ पर इतना ज्यादा यकीन करता हो। फिर वो लोग काई फैमिली के मेंशन चले जाते हैं। जू फैन कहता है इनका मेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, फैंग सिटी की फैमिली होने के नाते इनके पास काफी ज्यादा बड़ा घर है। लोग जैसे ही अंदर इंटर होने लगते हैं, सामने खड़े गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम लोग कहाँ पर मुंह उठाए चले आ रहे हो, ये काई फैमिली का मेंशन है, कोई गरीब खाना नहीं है। टोंगलिंग उनसे कहता है मेरा नाम टोंगलिंग है और मैं लू फैमिली का हेड गार्डियन हूँ और इसका नाम जू फैन है और ये लू फैमिली का बटलर है और हमारी लू फैमिली की मिस जिया तुम लोगों की गेस्ट है। जबकि जू फैन सोच रहा होता है इससे पहले तो ये लोग मुझे अपना गुलाम कहते थे, आज इन्होंने मुझे अपना बटलर बना लिया। टोंगलिंग जू फैन से कहता है 8 दिन पहले मिस जिया ने इन लोगों को बताया था कि तुम उनके सर्वेंट नहीं बल्कि उनके बटलर हो, तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए, तुम्हारी तरक्की हो गई है। जबकि जू फैन उसकी बात सुनकर खुश होने की बजाय सोच रहा होता है मैं एक डीमन एम्परर हूँ, लोगों ने मुझे यहाँ पर बटलर बना रखा है। साथ ही वो कहता है लेकिन काई फैमिली के ये गार्ड्स ये तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हमें अंदर जाने देंगे। वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं तो यहाँ पर लू फैमिली से 2 और नमूने चले आए हैं, 2 नमूने पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, चलो ठीक है तुम लोग भी अंदर चले जाओ। टोंगलिंग उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के बारे में ऐसी बात करने की। जू फैन उसे खींचता हुआ अंदर ले जाता है। टोंगलिंग उसे कहता है तुम मुझे खींच क्यों रहे हो, मैं उनको अच्छा सबक सिखा सकता था। जू फैन सोच रहा होता है नौकरों के एटीट्यूड को देखकर लगता है कि उनका मालिक कैसा होगा। जू फैन कहता है अगर उन्होंने हमारे साथ इस तरह बिहेव किया है तो यंग लेडी मिस जिया के साथ भी ऐसे ही कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि काई फैमिली अब लू फैमिली के लिए सेफ है। टोंगलिंग और जू फैन सामने एक टूटे हुए घर की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, लू फैमिली के यंग मास्टर को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर इनके गेस्ट बनकर आए हैं और उन्हें हमारे यंग मास्टर को देखो कितने बुरे घर में रखा है। जू फैन कहता है इन्होंने तो हमारे यंग मास्टर को जिस कंडीशन में रखा हुआ है ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है, इन्हें तो बिल्कुल गुलामों की तरह इन्हें यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि ये लोग नॉर्मल फैमिली से हैं। लोग जैसे ही उस टूटे फूटे हट के अंदर जाते हैं तो यंग मास्टर वहाँ पर मुंह लटकाए बैठा होता है। टोंगलिंग जल्दी से अंदर जाता है और कहता है यंग मास्टर जुनहाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप ठीक हैं।
वो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जुनहाई भागता हुआ आता है और टोंगलिंग के साथ लिपट जाता है और रोना शुरू कर देता है। टोंगलिंग उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। जू फैन उसे कहता है बच्चे तुम्हारी बहन कहाँ पर है? जुनहाई उसे कहता है मेरी बहन काई फैमिली के यंग मास्टर को देखने के लिए गई है। काई फैमिली के लीडर ने कहा है कि यंग मास्टर के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। जू फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है इनका एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा बुरा है, ये तो अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। इस जिया खुद जाकर यंग मास्टर से कहे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। जू फैन जल्दी से जुनहाई का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मुझे जल्दी से अपनी बहन के पास लेकर चलो। जू फैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के साथ पंगा लेने की। नेक्स्ट सीन काई फैमिली के गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर एक लड़की के साथ खेल रहा होता है कि मिस जिया भी वहाँ पर आ जाती है। मिस जिया उसे कहती है जाओ टिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे कहता है मिस जिया मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो तुम मेरी फियांसे भी नहीं हो, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? अब चुपचाप यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती? अब मैं सिर्फ इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसका नाम मिस जुन है। मिस जुन भी उसे कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? उसने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि वो मुझसे प्यार करता है। अब तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस जिया उसे कहती है लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस शादी को कैंसिल कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं हम दोनों की ब्यूटीफुल मेमोरीज जो हम दोनों ने वक्त साथ गुजारा है, हम दोनों फैमिलीज कितनी अच्छे से रहती थी। जाओ टिंग उसे कहता है अब मुझे पता है कि लू फैमिली मुश्किल में है और तुम चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करके अपनी लू फैमिली की हेल्प कर लो। तुम्हारी लू फैमिली का मसला, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी लू फैमिली की हेल्प नहीं कर सकता। मिस जिया फिर से उसे कहती है क्या तुम ये सारी बातें भूल चुके हो? हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए हैं, इकट्ठे खेलते कूदते रहे हैं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी लू फैमिली की हेल्प कर दो। उसी वक्त मिस जून आगे बढ़ती है और मिस जिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसे कहती है कमीनी तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैंने तुझसे कहा ना कि यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ टिंग अब सिर्फ मेरा है। साथ ही वो गुस्से के साथ जाओ टिंग से कहती है अगर फ्यूचर में मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ देख लिया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए इस लड़की से दूर रहना। जाओ टिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही बसी हुई हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी सारी औरतें तो मेरी आंखों में सिर्फ कचरे की तरह हैं। मिस जिया रोना शुरू कर देती है और कहती है अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो किसी के सामने भी अपने घुटने टेकने को तैयार हूँ। मिस जिया जैसे ही अपने घुटने टेक कर उनसे मदद की भीख मांगने लगती है, वहीं पर जू फैन आ जाता है और वो आते ही उन दोनों के चेहरे पर डबल स्लैप लगाता है, यानी कि जाओ टिंग और मिस जुन दोनों के चेहरे पर एक एक थप्पड़ लगाता है। वो दोनों ही अपने चेहरे पे हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब तू कौन आ गया? जाओ फैन उनसे कहता है कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली की मिस जिया पर अटैक करने की? जाओ टिंग सोच रहा होता है इस लड़के की एज तो मेरे जितनी होगी लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं और मिस जून हम दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग नोबल्स हैं और फिर भी इसने हमारे चेहरे पर आकर थप्पड़ मार दिया। क्योंकि जू फैन यानी कि डीमन एम्परर खुद भी ये सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं इस लड़की के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? हालांकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को मारा है लेकिन कभी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये तो इस कर्स मैजिक की वजह से है, द मैजिक ऑफ हार्ट की वजह से, जो मैं इस लड़की के लिए महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं कब मैं इस लड़के की बॉडी से फ्री होऊंगा। अब इस लड़की की काई फैमिली में शादी नहीं होने वाली, लगता है कि मुझे इस कर्स मैजिक के साथ और भी कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। जू फैन आगे बढ़ता है और उसके आंसू पहुंचते हुए उसे कहता है चलो मेरे साथ, और उसे उठाकर साथ चल पड़ता है। मिस जून चिल्लाकर उसे कहती है वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें थप्पड़ मारकर यहाँ से आसानी से जा सकते हो? मिस जिया उसे कहती है तो अब तुम्हें क्या चाहिए? मिस जून उसे कहती है ये तो बहुत ही आसान है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर जमीन पर अपना नाक रगड़ना होगा, वो भी 3 बार, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, और खास तौर पर इस लड़के को जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। मिस जिया उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लोग ऐसा नहीं करेंगे। जाओ टिंग भी उसे कहता है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम अपनी फैमिली का नाम क्यों खराब कर रही हो? जल्दी से ऐसा कर दो वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। और साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो, तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी वजह से वो भी मारा जाएगा। ये बात सुन के मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। टोंगलिंग उसे कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जबकि मिस जिया अपने छोटे भाई को गले से लगाते हुए कहती है मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगी। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जू फैन गुस्सा हो जाता है और बड़ी स्पीड के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जू फैन उन दोनों के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए उन दोनों के सर को नीचे जमीन में दबा देता है और कहता है अब तुम दोनों अपने घुटनों पर हो और नाक रगड़ो। इस बात से मिस जून बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो दोनों उसके सामने घुटने टेक कर बैठी होती है, जबकि जू फैन उन दोनों के सामने खड़ा होता है। मिस जून उसे कहती है
अब अगर तुम सब लोग मिलकर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी भी मांगोगे, मैं तुम सब लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जू फैन को उसकी बात सुनकर फिर से गुस्सा आता है और वो किक मारते हुए जाओ टिंग को पीछे की तरफ फेंकता है, जो कि मिस जून के साथ टकराता है। क्योंकि लू फैमिली के तीनों लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ये कर क्या रहा है। जू फैन उनसे कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा? तुम लोग इस लायक नहीं हो। इसी वक्त काई फैमिली के लीडर बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, मेरी फैमिली के साथ किसने पंगा लेने की कोशिश की है? कौन है वो? मिस जिया, टोंगलिंग और जुनहाई वहाँ पर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।